हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बताता है? ये द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो डायरेक्शन तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नीट्यूड हमें किससे मिलता है? बायोट-सेवर्ट लॉ से। क्या है ये लॉ, समझते हैं इसको पहले। ये हमने लिया है एक्स वाई, ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। कैसे फ्लो हो रही है? एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, ये IDL, ये एक करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट पहले बताया था क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसकी की लेंथ DL है और जिसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो IDL एक छोटा सा करंट एलिमेंट है और उस एलिमेंट से R डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट P लिया है, यानी कि R जो है वो P का पोजिशन वेक्टर है। ये जो R है वो IDL से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो वो फील्ड हमें किससे मिलती है? बायोट-सेवर्ट लॉ से। कैसे? स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ली हमने? dB, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट IDL। किसके कारण? इस एलिमेंट के कारण, IDL करंट एलिमेंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट? एट ए डिस्टेंस R, जो कि R डिस्टेंस पे है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होती है? इज प्रपोर्शनल टू द करंट। ये जो dB है दैट इज प्रपोर्शनल टू द करंट। जितनी करंट ज़्यादा है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी करंट एलिमेंट लेंथ, जो करंट एलिमेंट की लेंथ है DL, उसके भी प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा, साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। थीटा हमने क्या लिया था? एंगल बिटवीन R एंड DL। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R, ये जो डिस्टेंस R था उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी प्रोपोर्शनल होती है? करंट के, करंट एलिमेंट की लेंथ के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। R जितना ज़्यादा होगा, यानी कि पॉइंट जितना दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सो दैट इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के अगर हम इक्वल लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है μ0/4 पाई, इसमें μ0 को हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है μ0/4 पाई की? 10⁻⁻7। या अगर हम μ0 की वैल्यू लिखें तो μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट कैसे आई है? इसी फॉर्मूले से आई है यूनिट। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें μ0/4 पाई, तो कितना आएगा? ये dB इंटू R स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा। dB की यूनिट टेस्ला, R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, करंट के लिए एम्पियर, ये करंट एलिमेंट की लेंथ मीटर, साइन थीटा ये कोई यूनिट नहीं होती, तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगी हमको यूनिट? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे dB प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। यहाँ पे R क्यूब आ जाएगा। हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। कैसे आ गया ये? अगर हम इसको एक्सपेंड करें, IDL अपॉन IDL क्रॉस R को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? I तो I रहेगा। अगर हम ये A क्रॉस B के फॉर्मूले से लगाएं तो DL का मैग्नीट्यूड इंटू R का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम
कितना हो गया, और इसके अपॉन हमने आर क्यूब किया है तो अपॉन आर क्यूब, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास अगेन यही फॉर्मूला आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को इस फॉर्मूले से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए, डायरेक्शन देख रहे हैं आप, इसमें क्रॉस दिखा रखा है। डायरेक्शन के लिए हमने वही राइट हैंड थंब रूल यूज किया है। अगर हम अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, यानी कि थंब की डायरेक्शन ये होगी जो करंट की डायरेक्शन है, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, यानी कि फिंगर्स यहाँ कैसे जाएंगी, परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हम ये डायरेक्शन थंब रूल से निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड किससे निकाल सकते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ से। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पढ़ा है हमने म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है हमको, हमने क्या किया है, 4 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी कितनी थी, 10⁻⁻⁷। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1/3 इंटू 10⁸ क्या स्क्वायर। और ये क्वांटिटी बहुत ही जानी पहचानी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको, क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1/c²। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये रिलेशन हमारी जो है, जब हम वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें काम आएगी, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है बायोट-सैवर्ट लॉ। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, उसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहला क्या है, बोथ आर लॉन्ग रेंज since both depend inversely on the square of distance from the source to the point of interest. कूलम्ब्स लॉ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या आती है, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों ही जो है इन्वर्स वेरिएशन है, और दोनों ही r² के इन्वर्स वेरिएशन है, तो कैसे हैं ये, लॉन्ग रेंज है, इनकी फील्ड्स की रेंज जो है काफी दूर तक है। The principle of superposition applies to both field. अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हर एक चार्ज की निकाल के और उनका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, E1 प्लस E2 अप टू जितने भी चार्जेस हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कई सारे सोर्सेस हैं और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट सोर्स की फील्ड निकालेंगे, सेकेंड की निकालेंगे, और सबकी हम ऐड कर देंगे यूजिंग वेक्टर एडिशन। तो ये तो सिमिलरिटी है इसमें। सेकेंड है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होती है, चार्ज से, और चार्ज क्या है, स्केलर। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स। किससे प्रोड्यूस हो रही है ये, करंट एलिमेंट से, IDL, दैट इज ए वेक्टर सोर्स। थर्ड है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। ये अगर हमारे पास सोर्स है और ये पॉइंट है P, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उस फील्ड की डायरेक्शन या तो ऐसे होगी अगर ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, लेकिन होगी उसी लाइन में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। सोर्स और फील्ड को जो पॉइंट जॉइन कर रहा है उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसी प्लेन में। The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector and the current element IDL. जबकि इसमें हमने देखा है कि जो करंट एलिमेंट है IDL और ये जो पॉइंट है R डिस्टेंस पे पॉइंट है, इसकी जो हम वेक्टर वो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो DL क्रॉस R, यानी कि वो इसके परपेंडिकुलर आती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, या तो इनवर्ड आएगी या आउटवर्ड आएगी, तो वो उस प्लेन में नहीं होती है या आर के अलोंग नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के अलोंग होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। Then fourth is there is an angle dependence in the Biot-Savart's law.
विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में ये पॉइंट आर यहाँ पर है, या ये थीटा के एंगल पे यहाँ पर है, या ये पॉइंट आर कहीं भी है, तो उस पर डिपेंड नहीं करती है वो कि कितने एंगल पे है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से कितना बना रहा है, इस पर कुछ डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये एंगल पे डिपेंड करती है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। नेक्स्ट हम बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। क्या है इसका मेन एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये हम देख रहे हैं फिगर में, ये एक करंट लूप है, यानी कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस आर है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, इस पॉइंट पे देखें तो इनसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। हमने इसके पॉइंट मिड पॉइंट सेंटर से, इस लूप के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एक्सिस है। इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और ये डायरेक्शन जो है वो जेड है। अब हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है P, जिसका कि डिस्टेंस कितना है x, कहाँ से? सेंटर से। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी? उसके लिए हम बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करने के लिए पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट ये लेते हैं, ये जो ऊपर एलिमेंट है ये लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ऐसे होगी। ये हमने आईडीएल, आई इसमें करंट फ्लो हो रही है लूप में, तो आईडीएल हमने एक एलिमेंट लिया है, उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर कितनी होगी। कैसे? बायोट-सैवर्ट लॉ। तो यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ये जो हमने टॉप पे लिया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? करंट एलिमेंट से P का डिस्टेंस, यानी कि ये आर स्क्वायर लिया है हमने। थीटा क्या है? DL और R के बीच का एंगल। R हमने ये देखा ये है इस लाइन के अकॉर्डिंग, और DL क्या था? यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर हम ये एंगल देखेंगे तो कितना आएगा? ये 90 डिग्री। सो वी विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, विल गेट IDL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ये आर इसका रेडियस है और एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, तो अगर हम आर स्क्वायर निकालें तो कितना होगा? वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1, सो इट बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया है dB। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होती है इसकी? L क्रॉस R से, करंट एलिमेंट और इस DL हमारा ये है और R ये है, इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम राइट हैंड स्क्रू यूज करेंगे, तो डायरेक्शन क्या आएगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन ऑफ द पेपर में आएगी। ये जो है DL जो करंट एलिमेंट है वो तो वर्टिकली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये प्लेन ऑफ द पेपर में है, तो दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि R के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी dB। ठीक है, ये हमने निकाली है फील्ड किसके लिए? इस छोटे से एलिमेंट के लिए। अब हम इसके दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक हमने ये कंपोनेंट कर लिया है dBx और एक परपेंडिकुलर कर लिया dB परपेंडिकुलर, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स सारे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? हमने ये एलिमेंट यहाँ लिया था, इसका ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट लें, करंट एलिमेंट IDL, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें इसी पॉइंट पे, तो इसके लिए R जितना ये R है उतना ही होगा, करंट सेम है, DL सेम है, एंगल थीटा सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी हमारी dB की आई है। डायरेक्शन क्या आएगी? इसके जस्ट ऑपोजिट ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी थीटा एंगल पर। ठीक है, इसके अगर हम कंपोनेंट्स करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट DP परपेंडिकुलर ऐसा आएगा और dBx सेम इसी डायरेक्शन में आएगा।
तो हमने ये दो एलिमेंट्स लिए थे, एक एलिमेंट टॉप पे एक बॉटम पे, इसका db1 और इसका db1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचा है, dbx बचा है दोनों का। तो इसी तरह से इस रिंग पर हम बहुत सारे ऐसे पेयर्स बना सकते हैं, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट यहाँ पर होगा, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के पूरी रिंग के जितने भी एलिमेंट्स लेंगे हम, db1 विल कैंसिल, ठीक है, db परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं फॉर द एंटायर रिंग the net sum of db perpendicular will be 0 because its contribution from diametrically opposite elements will कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ dbx बचा। तो अगर हमें P पॉइंट पे नेट फील्ड निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये कितनी होगी, हमें किसका सम करना होगा, जो dbx है उनका सबका सम करना, इंटीग्रल फॉर द होल लूप, पूरे लूप के लिए। और dbx कितना है, ये dbx है और ये db है, ये एंगल थीटा है। तो dbx को हम क्या लिख सकते हैं, db cos थीटा, इसका इंटीग्रल करना है हमको एंटायर लूप के लिए। या अगर हम निकालें तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू ये है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल बचा, इसमें ये एंगल 90 है इधर, तो ये एंगल जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर हम ये ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल ऐसे, इसमें अगर हम cos थीटा की वैल्यू लिखें तो कितनी होगी, बेस क्या है r, और हाइपोटेनस कितना है, स्मॉल r, ये होगा। या हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे करो थ्योरम से निकाल सकते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं, वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब इसमें से हम कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और इधर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका बचा हमारे पास, सिर्फ dl का, ये dl टर्म बच गई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और किसके ऊपर करना है, पूरे लूप के लिए। तो पूरे लूप के लिए जब हम छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी सरकमफ्रेंस। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 एंड इनटू 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। 2 पाई से इसको कैंसिल कर देंगे, वी विल गेट 2। तो कितनी आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी 4 पाई नहीं आएगा यहाँ पे, विल गेट ओनली 2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 and that is r square plus x square raised to power 3/2. So that is the value of magnetic field, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, इसका कितना होगा, that is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। अब अगर ये पॉइंट सेंटर पे ले लें हम, if the point
इज एट द सेंटर, सेंटर पे है यानी कि ओ पर, ये पी पॉइंट को हमने ओ पर शिफ्ट कर लिया। तो क्या होगा, ये जो हमने x लिया था, x बिकम्स 0 एंड देयरफॉर b कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 3/2, we get mu naught I r square upon 2 r cube, r square से ये कैंसिल हो जाएगा, so we will get b is equal to mu naught I upon 2 r। ये कहाँ पर है, at center, और ये हमने कहाँ निकाला था, एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया था, उस पर b की वैल्यू इतनी आई थी। तो हमने एक करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, एक्सिस पर भी और सेंटर पर भी। डायरेक्शन देखने के लिए हम एक रूल और यूज कर सकते हैं, हमने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इसके लिए, इस केस में भी हम एक वो हमने लिया था स्ट्रेट वायर के लिए। अब सर्कुलर वायर के लिए भी एक रूल है, क्या है वो, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर इन विच द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे पास सर्कुलर वायर था, तो हमने अपने राइट हैंड को कर्ल किया है उसी तरह से कि हमारी फिंगर्स जो है वो करंट के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो फिंगर्स हमारी करंट के डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारा थंब है, दैट गिव्स, द राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लूप की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये हमको करंट की डायरेक्शन दिख रही है ऐसे, इस तरह से हमने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा है, तो ये थंब की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगी, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की शेप हमको दिखाई देती है। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग है, अगर हम इसको हम एक्स एक्सिस माने तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2 इंटू आई कैप। आई कैप क्या दिखा रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा, अब अगर कॉइल्स में टर्न्स हैं, ये तो हमने सिंगल कॉइल ली थी, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, जरूरी नहीं है सिंगल टर्न की कॉइल हो, कॉइल में कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, जो हमको हमारा फॉर्मूला आया था उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2, इतनी हो जाएगी। और इसी केस में एट सेंटर पे कितनी हो जाएगी, उसमें भी हम जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से, म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। क्वेश्चन कर लेते हैं। A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 10 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? Center पे magnetic field निकालनी है हमको, given quantities लिख देते हैं, number of turns is 100, radius of the coil is 8 centimeter, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर। करंट हमको गिवन है 0.4 एम्पियर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू 100, करंट है 0.4 अपॉन 2 इंटू r, r कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2। डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो कितना बचा हमारे पास, पाई इंटू 10⁻⁻4, यूनिट क्या होगी, टेस्ला, या हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और अगर डायरेक्शन पूछी जाती है तो डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।